हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई फेज इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7 लेके हम आ चुके हैं। और इस लेक्चर नंबर 7 में क्या करने वाले भाई, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। भाई अगर हमारे पास दो कंपोनेंट सिस्टम हो तो उसका हमें फेज डायग्राम बनाना है, हम कैसे बना सकते हैं। इसके साथ ना कुछ चीजें और जानने वाले हैं। क्या जानने वाले भाई? रिड्यूस्ड फेज रूल। टू कंपोनेंट सिस्टम में जितनी भी चीजें यूज होती है ना भाई, उन सबको जानने वाले हैं। सर कौन कौन सी चीजें यूज होंगी? हमें जरूरत पड़ेगी रिड्यूस्ड फेज रूल की, क्यों जरूरत पड़ेगी इसको भी जानेंगे। दूसरा, यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और इन सब का एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल। भाई सारी चीजें जाननी है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। ये लेक्चर नंबर 7 है, मतलब इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं और उन 6 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली भाई। फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। उसके बाद वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम या सल्फर सिस्टम हो, इन सब को डिटेल के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर भाई साहब आपने वन कंपोनेंट सिस्टम नहीं पढ़ा है तो पहले मैं चाहूंगा कि आप वन कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ के आइए, ताकि आपको बहुत सारे इसमें हेल्प मिल सके। अगर आप उसको नहीं पढ़ के आएंगे, डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें मिस रह जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि वो मिस रहे। तो जरूरत होगी कि आप पहले वन कंपोनेंट, अगर आपको आता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्ट आप टू कंपोनेंट सिस्टम को जान सकते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं। शुरुआत में हमने एक चीज जानी थी, एक होता है हमारे पास गिब्स फेज रूल और एक होता है हमारा रिड्यूस गिब्स फेज रूल, या फिर हम बोल सकते हैं एक रिड्यूस फेज रूल होता है, एक हमारा फेज रूल होता है। जहां पर फेज रूल में बात करें तो हमने वहां पर, जैसे हम बात करते हैं यहां पर गिब्स फेज रूल की, वहां हमने एक बात कही थी भाई, गिब्स फेज रूल में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है F = C - P+2, ये होता है। अब हम ये देखना चाहेंगे भाई ये वन कंपोनेंट सिस्टम में गिब्स फेज रूल एप्लीकेबल था? बिल्कुल था, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो डाउट, हमने किया था हर चीज में। क्या ये टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं भाई, इसको देखना है तो सर कैसे देख सकते हैं भाई? कंपोनेंट कितने हैं? 2, देयर इज टू कंपोनेंट सिस्टम, तो C की वैल्यू तो 2 हो जाएगी ना। अगर मैं C की वैल्यू 2 रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? F = कितना हो जाएगा? 2, F = 2 - P+2, 2 + 2 कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। देयर इज 4 - P, क्या हो जाएगा भाई यहां पर? 4 - P। अब यहां से बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आने वाला भाई, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत आवश्यक है। सुन लीजिए, हमने निकाला भाई अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि वेरिएंस चाहिए टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, तो फेज रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है 4 - P। क्या आता है भाई? 4 - P। P क्या है सर? P है हमारा फेज। मिनिमम किसी भी सिस्टम को पढ़े कम से कम कितनी फेज हो सकते हैं सर? कम से कम फेज हो सकती है हमारे पास कितनी? एक। कम से कम एक फेज हो सकती है भाई। कम से कम फेज की बात करें एक होगी। अगर मैं P की वैल्यू 1 रख दूं तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 4 - 1 = 3, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 3। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का यहां से ये है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा भाई। क्या आ रहा है सर? इसका मतलब अगर हमको टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है तो वहां पर हमको 3 वेरिएबल्स की कम से कम जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर तो रहना ही है सर, टेम्परेचर और प्रेशर तो रहना ही है। और इसके लिए मैंने शुरुआत में बता चुका हूं, जो तीसरा वेरिएबल है वो है उसके कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द सेंस आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर सकते हो या फिर मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो। मतलब 3 वेरिएबल होंगे आपके, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, कंपोजिशन होगा। लेकिन भाई यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। सर क्या प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम ये होती है, अगर मैं तीनों वेरिएबल्स के लूंगा और उनका ग्राफ बनाऊंगा भाई, एक मेरे पास मान लीजिए टेम्परेचर हो गया, दूसरा प्रेशर हो गया, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सर तीनों डायरेक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं इसके लिए 3D ग्राफ बनेगा। और 3D ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता, जिसको हम पेपर ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हम इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। फिर तो टू कंपोनेंट सिस्टम को कैसे पढ़ेंगे भाई? इतना आसान तो रहेगा नहीं। 3D
आपको अगर आप 3D इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, तो सर हम अगर चाहते हैं कि 2 कंपोनेंट सिस्टम को पढ़े तो 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम गिब्स फेज रूल का यूज नहीं करेंगे, हम गिब्स फेज रूल का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम दूसरी चीज कंडीशन लेते हैं। भाई दूसरी चीज कंडीशन क्या लेते हैं? वो दूसरी चीज ये होती है, सुन लीजिए क्या होती है। हम ये बोल सकते हैं सर हमारे पास में ये बोला गया है 3 वेरिएबल है, ग्राफ कम से कम कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ को बना सकते हैं। अगर हम 3 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को मैं क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं। तो किसी को कांस्टेंट करेंगे सर? टेम्परेचर करना चाहो कर सकते हो, प्रेशर को करना चाहो कर सकते हो, कंपोजिशन को करना चाहो कर सकते हो। इन तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो बाकी 2 वेरिएबल के बीच तो ग्राफ बना सकता हूं ना, बिल्कुल बना सकता हूं। वहां पर हम ग्राफ बना सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें करना क्या है भाई? इन तीनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखना होता है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट ही रहता है। भाई हम बात करें प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना? 1 atm नॉर्मल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो हम प्रेशर को नॉर्मल कंडीशन में लेबोरेटरीज में जब भी काम किया जाता है तो प्रेशर को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं। वहां पर प्रेशर कांस्टेंट लेने के बाद बाकी बचे हुए दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और 2 कंपोनेंट सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई इसके लिए हमारे पास आता है रिड्यूस्ड फेज रूल। क्या आता है हमारे पास? रिड्यूस्ड फेज रूल। सर रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है? भाई हमने अभी सीखा, क्या सीखा सर? फेज रूल हमारे पास क्या था? F = C - P+2, यही तो था, ये था हमारे पास फेज रूल। अभी मैंने रिड्यूस फेज रूल क्या होगा? यहां पर जो 3 वेरिएबल हैं उनमें से मैंने एक को कर दिया कांस्टेंट। सर अगर आप एक को कांस्टेंट करेंगे तो जो आपका फेज रूल था वहां से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। आप यहां से 1 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा? F = C - P, यहां पर हो जाएगा +2 - 1, यहां हो जाएगा F = C - P, यहां से बचेगा +1, यहां से बचेगा +1। यही होगा हमारा रिड्यूस्ड फेज रूल, और इसी के बेस पर इसी से हम 2 कंपोनेंट सिस्टम को बहुत ही प्यार से बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहां पर करना क्या है, कुछ और थोड़ी सी आसान चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या हो गया सर? F = C - P+2 हो गया। कितने कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं सर? 2 कंपोनेंट सिस्टम है, C की वैल्यू तो 2 हो जानी है, तो F = हो जाएगा 2 - P+1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, तो यहां हो जाएगा हमारा 3 - P। तो आप रिड्यूस्ड फेज रूल में आप इसको ध्यान रखेंगे डायरेक्ट 3 - P, क्या याद रखेंगे भाई? 3 - P। तो यहां से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हैं। तो देखो हम जो कर रहे थे हमने कहा 2 कंपोनेंट सिस्टम का अगर फेज डायग्राम पढ़ना है हमें तो उसके लिए हमें कुछ चीजें जाननी है, जैसे कि रिड्यूस्ड फेज रूल हमको ये जानना था, हम जान चुके हैं। सर इसके बाद यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है ये जानना है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी जानना है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी जानना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई, क्या जान लेते हैं? हम जानने वाले हैं यूटैक्टिक मिक्सचर को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना यूटैक्टिक मिक्सचर, यहां पर हम हेडिंग बना लेते हैं। पहले भाई क्या बनाना है हमको? हम जानना चाह रहे हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। क्या होता है यूटैक्टिक मिक्सचर? इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना? इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये जानना है हमको। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है इसका पूरा का पूरा फंडा जानना है, इसका कंसेप्ट जानना है क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूटैक्टिक मिक्सचर को। कैसे करेंगे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ही प्यार से आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यूटैक्टिक मिक्सचर को हम कैसे समझ, कितने कंपोनेंट सिस्टम है सर? 2 कंपोनेंट सिस्टम है, जाहिर सी बात है। मेरे पास कितने कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट है। आई हैव अ कंपोनेंट A एंड अनदर कंपोनेंट इज B। मेरे पास एक कंपोनेंट A है, मेरे पास दूसरा कंपोनेंट B है। अभी मैं इन दोनों को मिक्स करूं, क्या करता हूं भाई? मिक्स करता हूं, तो मेरे पास मिक्सचर बनेगा।
मेरे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्या सर इस मिक्सचर को मैं यूटैक्टिक मिक्सचर बोल सकता हूं? हम कहेंगे कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। भाई आपने ए लिया, आपने बी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है, क्या आप उसको यूटैक्टिक मिक्सचर बोलेंगे? हम कहेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर बोल सकते हैं? हम कहेंगे नहीं बोलना है, हम कहेंगे नहीं बोलना है, ये आपका यूटैक्टिक मिक्सचर नहीं होता। यूटैक्टिक मिक्सचर पर इनकी कंपोजिशन जो भी होती है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है। सर वो कंपोजिशन कौन सी होती है? पहले तो एक काम करेंगे, हम ये नहीं करते पहले डेफिनेशन पढ़ो फिर उसको समझो, नहीं, हम क्या करते हैं पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, और समझने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, हम वहां से आपको यूटैक्टिक मिक्सचर की डेफिनेशन बनाने का या डेफिनेशन बताने का काम करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैं एक काम करता हूं, ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने एक कंपोनेंट ले लिया है, मान लो एक एक्सिस ले रखी है, दूसरी एक्सिस भी मैं ले लेता हूं लाइक दिस, मैंने दूसरी एक्सिस ले ली है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। काम करो, इधर हमें ग्राफ लेन बनाना ना पूरा प्रॉपर, तो यहां पर ये ले लिया, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहां पर हमने ये कहा था सर हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट हैं। मैं यहां पर एक कंपोनेंट ए को यहां ले लिया है मैंने, दूसरे कंपोनेंट बी को मैंने यहां ले लिया है। बस थोड़ी देर समझ लीजिए, फिर आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ, उसका फेज डायग्राम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या होता है, यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ये भी समझ में आ जाएगा। हमने एक कंपोनेंट ए ले रखा है इस एक्सिस पर, दूसरा कंपोनेंट बी ले रखा है इस एक्सिस पर। हम बीच में इसकी बात करेंगे। यहां पर आपको क्या लेना भाई, इस एक्सिस पर आपको लेना है टेम्परेचर। क्या लेना है आपको? टेम्परेचर। मतलब आप नीचे से जब ऊपर की साइड जाएंगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। इस साइड पे क्या लेना है? प्रेशर। तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि प्रेशर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो यहां पर आपको लेना है कंपोजिशन। क्या लेना है? कंपोजिशन। और कंपोजिशन में भी किस टर्म को लेना भाई? मोल फ्रैक्शन को लेना है। किसको लेना है? मोल फ्रैक्शन को। मैंने यहां पर मोल फ्रैक्शन ले लिया है। भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली क्या है सर, इस वाली एक्सिस पर केवल ए है और ए के अलावा कुछ भी नहीं है। इस वाली एक्सिस पर केवल ए है और ए के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं भाई यहां पर 100% ए है। यहां पर कौन है? 100% ए है। और यहां पर 100% क्या होगा इस वाली एक्सिस पर? यहां पर 100% बी होगा, यहां पर 100% बी होगा। जब जहां पर 100% ए है तो हम ये बोल सकते हैं सर ए का मोल फ्रैक्शन यहां पर 1 हो। जैसे परसेंट मैक्सिमम कितनी होती है भाई? 100 होती है। वैसे मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होता है? 1 से ज्यादा फ्रैक्शन तो होता नहीं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ए का मोल फ्रैक्शन हमारा 1 होगा। क्या यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 0। क्यों? क्योंकि यहां तो ए है ही नहीं ना, यहां तो प्योर बी है, 100% बी है, तो ए है नहीं, तो ए का मोल फ्रैक्शन 0। सर कुछ और चीजें क्या? बी का मोल फ्रैक्शन यहां क्या होगा? हम कहेंगे 0। सर क्यों होगा 0? क्योंकि इस वाली एक्सिस पर बी है ही नहीं, इस वाली एक्सिस पर बी है नहीं। सर इस पे तो है ना, इस पर है, कितना बी है? 100% बी है, तो इसका मतलब यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन हो गया 1। यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन हो गया 1। कहने का मतलब ये है अगर आप इस एक्सिस पर बात करेंगे तो केवल ए रहेगा। अब जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे, आपका ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, इधर से जब इधर जाओगे तो यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। सर कुछ और चीजें, बहुत ही बेहतरीन चीजें अब हम बताने वाले, ध्यान से सुन लेना। क्या करना भाई? एक चीज देखिए, क्या देखना भाई? देखना ये है कि एक बात बताओ, यहां पर मैंने टेम्परेचर लिया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं इनके किसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर सकता हूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए कंपोनेंट ए है, वो मेरा सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है। तो मैं उसका एक काम करता हूं, मैं यहां पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेता हूं, थोड़ा सा नीचे मान लेता हूं, यहां पर मैंने ले लिया। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। यहां पर ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। यहां लिख लेता हूं दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। ये मेरा जो ए कंपोनेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इससे नीचे आप देखोगे तो यहां पर ए जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि सॉलिड ए पाया जाएगा।
जाहिर सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट है ए। और अगर इसके ऊपर टेम्परेचर पर आप देखोगे तो यहां पर जो ए है वो मेरा लिक्विड ए की फॉर्म में पाया जाएगा, वो मेरा लिक्विड ए की फॉर्म में पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान से सुन लेना भाई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इस टेम्परेचर तक तो मेरा सॉलिड है, इसके बाद क्या है लिक्विड, यानी कि जैसे टेम्परेचर कम करूंगा तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, फ्रिज हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। आप मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम बात करते हैं अगले पे, ये तो मैंने यहां ले लिया, ठीक है सर। इधर बात करना, इधर अगर हम बात करें भाई बी का भी तो कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा सर। बी का क्या ए के बराबर होगा, सेम कंपोनेंट तो है नहीं, सेम कंपोनेंट तो नहीं, अलग अलग कंपोनेंट है, तो बी का या तो कम ले लो या ज्यादा ले लो, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो। मैंने यहां ले लिया, मान लीजिए मैं रैंडम ले लेता हूं, इसके बराबर नहीं लेना, या तो इससे ज्यादा लेना है या फिर इससे कम लेना है। सर क्यों? क्योंकि दो कंपोनेंट का जरूरी थोड़ी है फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो, अलग अलग भी तो हो सकता है, इसलिए हमने अलग ले लिया है। यहां पर दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी, ये हमारे बी कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसके अलावा एक चीज आपको जाननी है, वो क्या जाननी है भाई, इस फ्रीजिंग पॉइंट जो भी इसके नीचे अगर आप देखोगे तो मेरा जो बी है वो मेरा सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, और अगर इसके ऊपर आप देखोगे तो मेरा जो बी है वो मेरा लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। अभी मैंने प्योर ए की बात की है, इधर मैंने प्योर बी की बात की है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर हूं, मैं इस पॉइंट पर हूं, मेरा क्या है प्योर ए है। मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा, जैसे जैसे आगे, ध्यान से सुन लेना भाई, मैं जैसे जैसे यहां से आगे जाऊंगा मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या हम बोल सकते हैं ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारा कम होता जाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब अब मेरा प्योर ए नहीं रहेगा, अब मेरा प्योर ए नहीं रहेगा, उसमें बी भी मिक्स होते हुए जा रहा है, उसमें बी भी मिक्स होते हुए जा रहा है। सर क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं उसमें बी को मिक्स करूंगा तो मुझे ये बता दीजिए उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा या घटेगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा या घटेगा। सर आपको मैं याद दिला दूं, क्लास 12th में हमारा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर होता है जिसका नाम होता है सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं भाई विलियन, और वहां पर कुछ टर्म्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 होते हैं, कौन कौन से सर? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी ठीक है। फिर कौन सा होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। उनमें से मैं नंबर 3 वाला निकाला हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं उसे हिमांक का अवनमन। सर उसका मतलब क्या है, एक बार रिमाइंड करके देखें, वहीं से सारी की सारी चीजें ना यहां पर हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस एक बार रिमाइंड करना। वहां पर हमने क्या पढ़ा था सर? हिमांक के अवनमन में हमने ये पढ़ा था, अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, हमारे पास कोई सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो किसी ना किसी टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है। अगर मैं उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देता हूं, मिक्स कर देता हूं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो नहीं रहता जो पहले होता है, उससे कम होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको वाटर लेना है, प्योर वाटर है, पानी है मेरे पास, वाटर लिया आपने, वाटर को फ्रिज में रखा, फ्रिज करने की कोशिश की, आप 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे उसका टेम्परेचर आएगा वो तुरंत आपका किसमें फ्रिज हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस वाटर में सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, कुछ और मिला दिया, तो उस केस में अगर आप उसको फ्रीज करने की कोशिश करोगे तो जितने टेम्परेचर पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले वाटर फ्रीज हो रहा था, अभी जो सॉल्यूशन आपने बना दिया है वो आपको उतने टेम्परेचर फ्रीज नहीं होना, वो आपको उतने टेम्परेचर फ्रीज नहीं होना। अगर उसको फ्रीज करना है तो आपको और नीचे और नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रिज होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझसे किसी एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, जान लेता है। मेरे से पूछा, सर एक बात बताओ, हम अगर वाटर को रखते हैं फ्रिज में, बोतल में भर के रख दिया, वो फ्रिज हो जाता है, जम जाता है। एक बंदा बोला कि सर मैंने अपने फ्रिज में ड्रिंक रख रखी है लेकिन वो जमी नहीं, जबकि पानी की बोतल रखी थी
उसमें आइस बन गई। जो ड्रिंक थी, मतलब जो शराब थी सर, वो क्यों नहीं फ्रीज हुई? तो मैंने उसको रीजन बताया, द रीजन इज डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे उसमें आप ग्रेडियंट मिलाते जाओगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जितना होता उतना ना रहकर उससे कम होता जाता। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट आपके ए का फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर है, अगर आप उसमें बी मिलाते जाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, ना समान रहेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? कम होता जाएगा। सर जो बी है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी के केस में भी क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट? सर जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे तो बी में क्या मिलता जाएगा? ए। तो इसका भी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा। इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। और एक पॉइंट वो होगा जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। भाई बस वही पॉइंट आपको निकालना है, वही पॉइंट आपको निकालना है। और इसी की हमको आवश्यकता भी थी भाई, इसी की हमको क्या थी? आवश्यकता भी थी। क्यों थी भाई इसकी आवश्यकता? वो इसलिए थी क्योंकि इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। भाई इसी पॉइंट को, इसको हम बोलेंगे यूटैक्टिक पॉइंट है, यहां लिख देता हूं। इसको क्या बोलेंगे हम? यूटैक्टिक पॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई? यूटैक्टिक पॉइंट बोलेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होगा भाई? इसको अगर मैं नीचे को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं तो यहां पर इस पॉइंट पर ए का कोई ना कोई कंपोजिशन होगी, बी की कोई ना कोई कंपोजिशन होगी। जो ए का मोल फ्रैक्शन है और जो बी का मोल फ्रैक्शन है, दोनों की कंपोजिशन को निकालो। उस कंपोजिशन पर जो भी मिक्सचर बनता है उसको हम बोलेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। अब कहेंगे सर इसकी डेफिनेशन की बात करो। आप डेफिनेशन की बोलने की बता रहे थे कि डेफिनेशन को हम यहां पर बताएंगे कि हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है। तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, अगर हम यूटैक्टिक मिक्सचर की बात करें तो कोई भी कंपोनेंट चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा हो, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को मैं मिक्स करता हूं तो मिक्स करने के बाद जिस पॉइंट पर, जिस कंपोजिशन पर उनका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर। उसको हम बोलेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। तो हम क्या बोलेंगे? द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट A and B at which the freezing point of solution, the freezing point of mixture is become minimum। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं एक ऐसा मिक्सचर ए और बी दोनों का, जिनका मिक्सचर जिस पर क्या होता है भाई, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उस मिक्सचर का सबसे क्या हो? कम हो। जिस पॉइंट पर कम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं यूटैक्टिक पॉइंट, और उस मिक्सचर को बोलेंगे यूटैक्टिक मिक्सचर। इज नोन एज यूटैक्टिक मिक्सचर। आई होप आपको यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है ये चीज आपको समझ में आई होगी। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है ये आपको चीज समझ में आई होगी। भाई ये हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर क्या कहानी होती है, इसके नीचे क्या कहानी होती है, कौन सी चीज कहां रहती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अभी इस लेक्चर में हमने क्या जाना भाई? सर इस लेक्चर में हमने जाना है केवल और केवल क्या? यूटैक्टिक मिक्सचर और रिड्यूस फेज रूल। क्या जाना है हमने इसमें? यूटैक्टिक मिक्सचर और रिड्यूस फेज रूल जान लिया है। आगे के लेक्चर्स में हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले भाई? 2 कंपोनेंट सिस्टम का जो हमारा फेज डायग्राम है उसको हम कैसे बनाएंगे ये जानने वाले हैं, और साथ के साथ कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट और उनके एग्जांपल्स जानने वाले हैं। आई होप जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आया होगा। ये क्लास थोड़ी छोटी ही रखनी थी हमें, है ना, ताकि आगे वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि यूटैक्टिक मिक्सचर आपको समझ में आ जाना चाहिए,
है ना, अभी गया हो, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं। हमने ये कहा सर हमारे पास कंपोनेंट एक ए है दूसरा बी है, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद हम देख रहे हैं अलग अलग आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। एक ऐसा मिक्सचर जिस पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आता है, उस पॉइंट को यूटैक्टिक पॉइंट और उस मिक्सचर को यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया हो। मिलते हैं अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। आपको बस लेक्चर को शेयर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।